चलिए, गुड मॉर्निंग। सो जो मेरा ऑडियो रिवीजन था ऑडिट का डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो ये ऑडियो सीरीज़ नंबर 3 होगी, क्योंकि ऑडियो 1 ऑडियो 2 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था। तो मेरा चैप्टर चल रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़। ये आपके बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है आपकी बुक के हिसाब से, सी एंटर ऑडिट। ठीक है, तो ऑडियो 1 ऑडियो 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ठीक है, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। ऑडियो नंबर 3 मैं स्टार्ट करता हूँ विथ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो लास्ट ऑडियो मैंने एंड किया था एलएलपी पे। ठीक है, तो एलएलपी का पूरा रिवीजन मैंने आपको करा दिया है। चलिए, इस ऑडियो में शुरुआत करता हूँ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से। तो जब एक ऑडिटर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के ऑडिट करने जाता है तो क्या क्या मेन एरिया चेक करता है। जब एक ऑडिटर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के ऑडिट करने जाता है तो क्या क्या मेन एरिया चेक करता है। तो पहले कुछ जनरल पॉइंट है, फिर सब्सक्रिप्शन डोनेशंस को लेकर कुछ पॉइंट्स है, लेगेसीज, ग्रांट्स, इन्वेस्टमेंट इनकम, रेंट, स्पेशल फंक्शन, इनकम टैक्स रिफंड और एक्सपेंडिचर। ये 9 हेडिंग्स आपको याद करनी पड़ेगी। फिर से, सर अगर मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की ऑडिट करने जाता हूँ तो क्या क्या 9 प्रमुख एरियाज़ हैं, मेन एरियाज़ हैं। तो पहला आपको जनरल चीज़ें चेक करते हो। ठीक है, जनरल चीज़ें में क्या क्या आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन चेक करते हो, चार्टर डॉक्यूमेंट्स चेक करते हो, ट्रस्ट डीड पढ़ते हो, रेगुलेशंस पढ़ते हो, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आप देखते हो जनरल पॉइंट में। कॉन्स्टिट्यूशंस, जनरल बातें, ट्रस्ट डीड, रेगुलेशंस वगैरह वगैरह, इंटरनल चेक्स कैसे हैं, वो सारी चीज़ें जनरल में आ गई। दूसरा हेडिंग है सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशंस। तो उसे बेसिकली आप यही सब चीज़ें चेक करते हो, सब्सक्रिप्शन प्रॉपर मिले हैं क्या, डोनेशंस प्रॉपर मिले हैं क्या, प्रॉपर अकाउंटिंग हुई है क्या, प्रॉपर कंट्रोल्स है क्या। फिर जितना डोनेशंस आया है आपने उसकी पर्ची काटी है कि नहीं काटी है, और जितनी पर्ची काटी है उतना कैश है कि नहीं है, तो वो सब हम क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, फिर लेगेसीज, थर्ड पॉइंट है लेगेसीज। तो लेगेसीज क्या होता है, कोई अपनी प्रॉपर्टी छोड़ जाता है अपने मरने के बाद, तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे। ग्रांट्स, कभी कभी हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है तो वो हम वेरीफाई करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स, तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा तो डिविडेंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चेक करेंगे। ठीक है, उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे। ठीक है, रेंट का एक पॉइंट है तो रेंट पे रेंट एग्रीमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, कितना रेंट है, कितना ड्यू डेट्स है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। स्पेशल फंक्शंस में कभी कभी होता है ना, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के अंदर ही कुछ कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, कुछ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस हो रही है। ठीक है, तो उसमें हो सकता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने कुछ कैश कलेक्ट किया हो। ठीक है, तो उसकी हम वाउचिंग करेंगे, प्रॉपर कैश कलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, इनकम टैक्स रिफंड, देखिए सिंस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को टैक्स एग्जेम्पशन कुछ मिलती है। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉपर इनकम टैक्स रिफंड हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि हो सकता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का टीडीएस कट गया होगा, टीडीएस कट गया होगा। ठीक है, अब टीडीएस कट गया बट उनका टैक्स तो बनता नहीं है, तो क्या उनको रिफंड आया है कि नहीं आया है, ये चीज़ चेक करेंगे। एक्सपेंडिचर हम चेक करेंगे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने कहाँ कहाँ खर्चे किए हैं। ठीक है, तो कैश पेमेंट्स, बैंक पेमेंट्स चेक करेंगे। ठीक है, जो भी ग्रांट्स वगैरह इन्होंने दिए होंगे उसकी वाउचिंग करेंगे। ठीक है, इनके जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी मतलब चेक करेंगे उनकी सिक्योरिटीज़ को। ठीक है, फिज़िकल वेरिफिकेशन करेंगे। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें आपके एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। देखिए मेन में 9 हेडिंग्स है, आपको ध्यान रखनी है। कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, फिर सब्सक्रिप्शन डोनेशंस, फिर उसके बाद लेगेसीज, फिर ग्रांट्स, फिर इन्वेस्टमेंट इनकम, फिर रेंट, फिर स्पेशल फंक्शन, फिर इनकम टैक्स रिफंड और लास्ट में एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो 9 हेडिंग्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तो अब हम जा रहे हैं ऑडिट करने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की। इसमें भी कुछ हेडिंग्स हैं। इसमें आपको मोटा मोटी 6 हेडिंग ध्यान रखनी है। कितनी? 6 हेडिंग ध्यान रखनी है। पहला जनरल पॉइंट्स है, फिर फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स है, फिर अदर रिसीट्स है, चौथा एक्सपेंडिचर है, पांचवा एसेट लाइबिलिटीज़ हैं और छठा कंप्लायंसेज हैं। तो ये मेन हेडिंग्स हैं। अंदर का कंटेंट पढ़ रहा हूँ। जनरल पॉइंट में क्या है, आप ट्रस्ट डीड पढ़ोगे, रेगुलेशंस चेक करोगे, लेजिस्लेचर पढ़ोगे, उनकी मिनट्स बुक पढ़ोगे ताकि आपको आइडिया मिल जाए। फीस फ्रॉम स्टूडेंट, बेसिकली यही सब चीज़ें आप चेक करोगे, प्रॉपर फीस आ रही है क्या। स्टूडेंट रजिस्टर चेक करोगे, कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं स्कूल में, और कंपेयर करोगे उनकी फ़ीस आई है कि नहीं आई है।
फिर दूसरी बात क्या हो सकती है कि जितनी फ़ीस आपने काटी है उतनी फ़ीस कलेक्ट भी हुई है कि नहीं, तो कैश से आप उसको क्रॉस चेक करोगे। थर्ड पॉइंट ये होता है, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स एडवांस फ़ीस दे देते हैं, तो क्या स्कूल उसको प्रॉपर कैरी फॉरवर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप चेक करोगे। कभी कभी होता है कि स्कूल्स वाले किसी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं, कंसेशन देते हैं, तो वो कंसेशन, वो स्कॉलरशिप ऑथराइज है कि नहीं है, वो हम चेक करेंगे। कभी कभी होता है कुछ बच्चे लेट फीस पेमेंट करते हैं, तो उसका फाइन्स कलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है प्रॉपर। तो मोटा मोटी यही सारे पॉइंट्स हैं। अदर रिसीट्स में हो सकता है स्कूल वालों ने कुछ हॉस्टल्स वगैरह खोले होंगे, तो उसका रेंटल इनकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर कुछ लेगेसीज वगैरह रिसीव हुई है क्या, कोई गवर्नमेंट से कोई ग्रांट वगैरह रिसीव हुआ है क्या, तो ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। एक्सपेंडिचर, क्या स्कूल अपने स्कूल एम्प्लॉयज़, स्कूल के टीचर्स की पीएफ वगैरह प्रॉपर, मतलब पीएफ के लिए प्रॉपर खर्चा करता है कि नहीं करता है। फिर उनके सारे एक्सपेंडिचर, उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर, उनके डोनेशंस, वो सब हम वाचिंग करेंगे, ठीक है। सैलरीज ऑफ स्टाफ सैंक्शन है कि नहीं है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। एसेट एंड लाइबिलिटीज़ में, तो अगर स्कूल में आपने हॉस्टल खोल रखा है, तो हॉस्टल में क्या होता है, हम लोग स्टूडेंट से पहले से ही कुछ टोकन मनी ले लेते हैं, एडवांस ले लेते हैं, या फिर आपने सुना होगा डिपॉजिट्स ले लेते हैं, तो वो लाइबिलिटी होती है स्कूल के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने सुना होगा, तो वो लाइबिलिटी होती है। तो क्या स्कूल वालों ने उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को लाइबिलिटी दिखा रखा है कि नहीं दिखा रखा है। स्कूल के लिए एसेट्स क्या क्या हैं, उनके प्रॉपर्टीज़, उनके जो भी है फूड स्टफ्स, क्लोथिंग, ये सारे उनके एसेट्स हैं, फर्नीचर, स्टेशनरी, ये सारे एसेट्स हैं, हम इन सबको वेरीफाई करेंगे। कंप्लायंसेस तो वही है कि स्कूल को क्या इनकम टैक्स का रिफ़ंड हुआ है कि नहीं हुआ है। हो सकता है स्कूल वालों का टीडीएस कट गया होगा, तो क्या इनकम टैक्स रिफ़ंड आया है कि नहीं आया है। और उनका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स वगैरह वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो मेन बातें आपको क्या देखनी है, छः मेन बातें हैं। पहला जनरल, दूसरा फीस फ्रॉम स्टूडेंट, तीसरा अदर रिसीट्स, चौथा एक्सपेंडिचर, पांचवा एसेट एंड लाइबिलिटीज़, छठा कंप्लायंस। ये 6 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल। चलिए, देखिए, इसको याद करने का कुछ तरीका मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। हॉस्पिटल में क्या होता है, पहले एक पेशेंट जाता है, ठीक है, पहले एक पेशेंट जाता है, तो पेशेंट से पॉइंट बन गया रजिस्टर ऑफ पेशेंट, पेशेंट से पॉइंट बन गया रजिस्टर ऑफ पेशेंट। फिर पेशेंट से हम लोग कैश कलेक्ट करते हैं, पेशेंट से हम लोग कैश कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्शन ऑफ कैश। फिर हॉस्पिटल को और भी बहुत सोर्सेज से कैश आते हैं, जैसे लेगेसीज, डोनेशंस, ठीक है। देखिए, मैंने 3 पॉइंट आपको क्या बोला, पहले हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है, ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया रजिस्टर ऑफ पेशेंट। दूसरा, फिर हम पेशेंट से कैश लेते हैं, कलेक्शन ऑफ कैश। तीसरा पॉइंट, हॉस्पिटल को और भी बहुत सोर्सेज से पैसा आता है, जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डोनेशंस, लेगेसीज, ठीक है, और भी सोर्सेज से पैसा आता है, ठीक है। तो इसके 2 पॉइंट हो गए, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स और लेगेसीज एंड डोनेशंस, ठीक है। फिर अब ये सारे कैश कलेक्ट हो गए, ठीक है, ये सारे कैश कलेक्ट हो गए, डोनेशंस, लेगेसीज और फीस आ गई, ठीक है, पेशेंट से। अब हॉस्पिटल्स को आइडली तो रखेगी नहीं, इसको फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करेगी या कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी। तो फिक्स एसेट से आपका डेप्रीसिएशन वाला पॉइंट आ गया, इन्वेंट्रीज आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। और फिर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो बजट का भी ध्यान रखना है कि हमको कितना खर्चा करना है, बजट का भी ध्यान रखते हैं, इंटरनल चेक्स भी रखते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने मोटा मोटी आपको कई सारे पॉइंट्स करा दिए, रजिस्टर ऑफ पेशेंट, कलेक्शन ऑफ कैश, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, लेगेसीज, डोनेशंस, ऑथराइजेशन, सैंक्शन, बजट, इंटरनल चेक्स, डेप्रीसिएशन, इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो कई सारे पॉइंट्स है, इतना इनफ है, ठीक है। देखिए, मैंने क्या बोला, पहले हॉस्पिटल में पेशेंट जाएगा तो पेशेंट का रजिस्टर बनेगा, उसके बाद पेशेंट से हम लोग कैश कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन ऑफ कैश। तीसरा, हॉस्पिटल को और भी सोर्सेज से पैसा आता है, ठीक है, और भी सोर्सेज से पैसा आता है, जैसे लेगेसीज, डोनेशंस, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल वाले क्या करेंगे, उन सारे कैश को इन्वेस्ट करेंगे कहीं, तो इन्वेस्टमेंट से क्या आएगी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट या तो वर्किंग कैपिटल में करते हैं या फिक्स एसेट में करते हैं। तो फिक्स एसेट से पॉइंट हो गया आपका डेप्रीसिएशन, और वर्किंग कैपिटल का पॉइंट हो गया इन्वेंट्रीज, ठीक है। और फिर जब बड़े खर्चे करते हैं तो ऑथराइजेशन लेना ज़रूरी है, बजट का ध्यान रखना ज़रूरी है, उसमें प्रॉपर इंटरनल चेक्स रखना ज़रूरी है, रजिस्टर बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। थोड़ा फास्ट में चल रहा हूँ क्योंकि देखिए, इसमें बहुत इन डेप्थ जाने वाला है नहीं,
थोड़ा फास्ट में चल रहा हूँ, कहीं आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑडिट ऑफ क्लब। ठीक है, ऑडिट ऑफ क्लब, यहाँ ध्यान रखिए, नाइट क्लब की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये नाइट क्लब नहीं है। ठीक है, ऑडिट ऑफ क्लब। अब इसके कुछ पॉइंट्स है, बेसिक पॉइंट्स हैं। एंट्रेंस फ़ी चेक करेंगे कि जो लोग क्लब में आ रहे हैं उनसे एंट्रेंस फ़ी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सब्सक्रिप्शन, तो जो मेंबर्स होते हैं, जो प्रॉपर क्लब का होता है ना, मेंबर्स जो होते हैं, जो क्लब के मेंबर्स होते हैं, जैसे गोल्फ क्लब हो गया तो उसके जो मेंबर्स हैं उनसे एनुअली सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो क्या सब्सक्रिप्शन आया है कि नहीं आया है। अरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो अगर कोई अरियर्स है, कोई आउटस्टैंडिंग पॉइंट है, तो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ आपने रिकवर किया कि नहीं किया। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे। और क्लब्स में बहुत सारे फूड स्टफ्स होते हैं, बहुत सारे ड्रिंक्स होते हैं। ठीक है, तो उसकी प्राइसिंग आपने कैसे रखी है। ठीक है, वो हम चेक करेंगे, इंटरनल चेक्स देखेंगे। मेंबर्स के अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर जो आपने फूड स्टफ रखा है उसको आपने परचेज़ किया होगा, तो परचेजिंग वाउच करेंगे। मार्जिन्स आप कितना कमाते हो हर एक फूड स्टफ्स आइटम में, वो चेक करेंगे। इन्वेंट्रीज चेक करेंगे, इन्वेस्टमेंट चेक करेंगे। तो बेसिक पॉइंट्स है। देखिए क्या क्या पॉइंट आप चेक करोगे। ऑडिट ऑफ क्लब, आप सबसे पहले एंट्रेंस फ़ी चेक करोगे कि जो भी क्लब में जा रहा है, जो भी क्लब में एंटर कर रहा है, क्या क्लब वाले उससे एंट्री फ़ीस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। एंट्रेंस फ़ीस आप चेक करोगे सबसे पहले। दूसरा, सब्सक्रिप्शन, मेंबर से सब्सक्रिप्शन फ़ीस आ रही है कि नहीं आ रही है। तीसरा, अरियर्स, कोई अरियर्स है क्या, तो अरियर्स है तो उसको आपने कैसे एडजस्ट किया। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करोगे। प्राइसिंग चेक करोगे। प्राइसिंग मतलब आप क्लब के अंदर लोगों को फूड स्टफ्स देते हो खाने पीने का, तो उसकी प्राइसिंग आपने क्या चार्ज की है, कैसे चार्ज की है। ठीक है, मेंबर्स के अकाउंट प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं है। फिर आप जो परचेजिंग करते हो स्पोर्ट्स आइटम को लेकर, फर्नीचर को लेकर, फूड स्टफ आइटम्स को लेकर, वो परचेजिंग आप कैसे करते हो, उसकी वाउचिंग करेंगे। मार्जिन आप कितना कमाते हो, इन्वेंट्रीज वगैरह चेक करेंगे, इन्वेस्टमेंट चेक करेंगे। तो ये सारे गिन चुन के आप 7-8 पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिट ऑफ सिनेमा। तो सिनेमा में यही है, पहले इंटरनल कंट्रोल्स चेक करेंगे सिनेमा का। इंटरनल कंट्रोल्स कैसे चेक करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम ये चेक करेंगे कि जो भी सिनेमा हॉल में जो भी एंट्री हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंटेड टिकट्स के थ्रू हो रही है। ठीक है, मतलब जब भी कोई एंट्री करेगा सिनेमा हॉल में तो पहले उसकी टिकट्स चेक की जाएगी। तो मतलब ये इंटरनल कंट्रोल है, तो पहले हम इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे। तो इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या पॉइंट है। इंटरनल कंट्रोल में आपके कुछ 3-4 पॉइंट है। पहला, हम ये देखेंगे क्या सिनेमा हॉल में वही बंदा एंटर कर रहा है जिसके पास टिकट्स है। अगर कर रहा है मतलब ये चीज़ फॉलो हो रही है तो मतलब इंटरनल कंट्रोल सही है, स्ट्रांग है। दूसरा, हम देखेंगे टिकट सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए। टिकट सीरियली नंबर होने चाहिए, क्योंकि सीरियली नंबर नहीं है मतलब एक नंबर के 2 टिकट हैं तो मतलब वो जाली टिकट हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी चेकिंग हो तो आपको देखना ज़रूरी है कि सारे टिकट्स में अलग अलग नंबर होना चाहिए, एक नंबर नहीं होना चाहिए, सीरियली नंबर्ड होने चाहिए। तीसरा, जो भी टिकट्स की इन्वेंट्री है वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल के कस्टडी में होना चाहिए। जो टिकट्स की इन्वेंट्री है वो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल के कस्टडी में होना चाहिए। तो ये सारे इंटरनल कंट्रोल्स के पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि जो भी टिकट बिकी है तो हम चेक करेंगे जितनी टिकट्स बिकी है क्या उतना कैश कलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हम चेक करेंगे। और कभी कभी कुछ फ्री पासेस इशू किए जाते हैं, तो वो फ्री पासेस जो इशू हुए हैं वो ऑथराइज थे क्या, सैंक्शन थे क्या, वो चीज़ें हम चेक करेंगे कि जो फ्री पासेस इशू हुए हैं वो ऑथराइज थे क्या, सैंक्शन थे क्या। फिर हर टिकट्स पे जो आप जीएसटी कलेक्ट करते हो, कन्वीनियंस फीस कलेक्ट करते हो, ठीक है, वो हम चेक करेंगे। और क्या आपने प्रॉपर टैक्स फाइल किया है कि नहीं किया है, वो हम चेक करेंगे। फिर आप देखते होगे मूवी आप जब भी देखने जाते हो तो 15 मिनट 20 मिनट की ऐड चलती है। ठीक है, पूरे मूवी में 10 मिनट पहले, बीच में, ब्रेक्स में, तो पूरे 15-20 मिनट की ऐड चलती है। तो उस एड्स का पैसा लेते हैं लोग, तो प्रॉपर एड्स का पैसा इन्होंने लिया है कि नहीं लिया है। फिर इनके खर्चे हम देखेंगे, डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी है। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। रेस्टोरेंट इनकम, ठीक है, सिनेमा के अंदर रेस्टोरेंट चल रहे होते हैं तो प्रॉपर रेस्टोरेंट इनकम इनको आई है कि नहीं आई है। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। तो मोटा मोटी देखिए, पहले इंटरनल कंट्रोल्स का पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद
बेसिक बेसिक पॉइंट, जो भी टिकट्स बिकी है उसका कैश आया कि नहीं आया, फ्री पासेस जो भी इशू हुए हैं वो ऑथराइज थे क्या, जो भी टैक्सेस कलेक्ट हुए हैं जो टैक्सेस कलेक्ट हुए हैं वो प्रॉपर थे क्या, और आपने टैक्स फाइल किया कि नहीं किया, ठीक है। एडवर्टीजमेंट जो आप चलाते हो क्या आपने उसका कैश कलेक्ट किया कि नहीं किया, जो खर्चे आप करते हो उसकी वाउचिंग हम करेंगे, डेप्रिसिएशन चेक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपने पेमेंट किया कि नहीं किया, वो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, रेस्टोरेंट इनकम चेक करेंगे। तो बस ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हायर परचेज लीजिंग। तो देखिए हायर परचेज और लीजिंग वैसे भी हमारा एफएम में कवर हो जाता है, तो मैं यहाँ पे बहुत इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ रिवीजन के लिए। लीजिंग में मैं आपको बस थोड़ा डिफरेंस ये बता देता हूँ कि लीज़ दो तरीके की होती है, फाइनेंस लीज़ और ऑपरेटिंग लीज़। डिफरेंस बस आपको बता देता हूँ क्योंकि ये मैंने एफएम के चैप्टर 2 में भी डिटेल में कवर किया था, ऑपरेटिंग लीज़ और फाइनेंस लीज़, और उसका ऑडियो भी पड़ा होगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो मैं रिवीजन के तौर पे बहुत इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ। दो तरीके की लीज़ होती है, ऑपरेटिंग लीज़, फाइनेंस लीज़। फाइनेंस लीज़ लोन इन डिस्गाइज होती है, ऑपरेटिंग लीज़ इज़ जस्ट अ लीज़ एग्रीमेंट होता है। ऑपरेटिंग लीज़ में परचेजिंग ऑप्शन नहीं होता है, फाइनेंस लीज़ में परचेज करने का ऑप्शन होता है। फाइनेंस लीज़ सब्सटैंशियली इकोनॉमिक लाइफ कवर करती है, ऑपरेटिंग लीज़ सब्सटैंशियल इकोनॉमिक लाइफ कवर नहीं करती है। फाइनेंस लीज़ फुल्ली पे आउट होती है, ऑपरेटिंग लीज़ फुल्ली पे आउट नहीं होती है। फाइनेंस लीज़ में जो भी रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो लेसी बियर करता है, ऑपरेटिंग लीज़ में लेसर बियर करता है। और आप क्या बोल सकते हो, फाइनेंस लीज़ में रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस लेसी का होता है, ऑपरेटिंग लीज़ में रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस लेसर का होता है। फाइनेंस लीज़ में जो लेसर है उसको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, वो बहुत ज़्यादा एसेट में इंटरेस्टेड नहीं होता है। ऑपरेटिंग लीज़ में जो लेसर है वो एसेट में इंटरेस्टेड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो रिवीजन के तौर पे इतना इनफ है, बाकी कोई डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। अब शुरू कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑडिट ऑफ होटल्स। ठीक है, तो होटल्स की ऑडिट शुरू कर रहा हूँ मैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला इंटरनल कंट्रोल है, दूसरा रूम सेल्स एंड हॉल बुकिंग है, तीसरा इन्वेंट्रीज़ है, चौथा फिक्स एसेट है, और पांचवा कैजुअल लेबर है, लास्ट है ट्रैवल एजेंट्स एंड शॉप्स। तो होटल्स की ऑडिट में 6 पॉइंट्स है। क्या क्या 6 पॉइंट्स है, एक सेकेंड। हाँ, इंटरनल कंट्रोल है, रूम सेल्स एंड हॉल बुकिंग है, इन्वेंट्रीज है, फिक्स एसेट है, कैजुअल लेबर है, ट्रैवल एजेंट एंड शॉप्स है। 6 पॉइंट्स है आपके बैक टू बैक। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल में आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहला होटल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, पिलिफ्रेजिंग की। पिलिफ्रेजिंग का मतलब होता है चिंदी चोरी करना। देखो होटल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, पिलिफ्रेजिंग की। पिलिफ्रेजिंग मतलब चिंदी चोरी। जैसे रूम के शैम्पू गायब हो जाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ख़त्म हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें चोरी हो जाती हैं। तो ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है होटल इंडस्ट्री में। तो उसको मिनिमाइज़ कैसे करें, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है कि प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल लगाए ताकि ये सब लीकेजेस जो हैं कम से कम मतलब हो सके। देखो प्रिवेंट 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम इसको कर सकें। ठीक है, इसके लिए हमें प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए, स्क्रूटनी कराना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो भी होटल्स में जो भी रेस्टोरेंट बिल्स हैं हम उसको वेरीफाई करेंगे भाई रेफरेंस टू किचन ऑर्डर टिकट्स। किचन ऑर्डर टिकट्स क्या होता है कि जब भी आप कभी वहाँ पे जाओ रेस्टोरेंट्स में, ठीक है, या किसी कैफ़े में जाओ, तो आप कुछ ऑर्डर प्लेस करते हो, तो ऊपर एक टीवी चल रही होती है, उस टीवी पे ऑर्डर नंबर लिखा होता है इन प्रोसेसिंग, होता ना कुक्ड या रेडी टू ईट, ऐसे ही लिखा होता है। तो उसमें एक टिकट नंबर लिख के आता है। तो जब ये ऑर्डर प्लेस करते हो खाने का, तो आपका एक ऑर्डर टिकट बन के आ जाता है। फिर उस ऑर्डर टिकट जब बन के आता है, फिर हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि ऑडिटर क्या करेगा, जितने भी रेस्टोरेंट बिल्स हैं उसको वेरीफाई करेगा किचन ऑर्डर टिकट से। ऐसा तो नहीं है कि बिल बना दिया और किचन ऑर्डर टिकट बना ही नहीं। देखो मेरी बात समझो, हम जब कहीं कैफ़े जाते हैं कुछ भी खाने पीने जो भी है, तो पहले हम लोग तो आजकल तो एडवांस बिल पे हो जाता है। ठीक है, एडवांस बिल पे हो जाता है तो हम लोग पेमेंट कर देते हैं। फिर वो कैशियर, वो जो कैश काउंटर है, वो फिर डायरेक्ट करता है किचन को डायरेक्ट करता है कि फ़लाना फ़लाना ऑर्डर है, बनाना शुरू करो। तो मतलब कैशियर से सीधे डायरेक्शन गया किचन में। और वो कैसे गया, किचन ऑर्डर टिकट से।
कैशियर क्या करता है, एक टिकट रेस कर देता है कि दिस ऑर्डर कंटेन्स दिस, ठीक है, मतलब 1 पिज़्ज़ा 1 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा कि जो बिल रेज हुआ है, रेस्टोरेंट ने जो बिल रेज किया है उसका किचन ऑर्डर टिकट बना था कि नहीं बना था। अगर किचन ऑर्डर टिकट नहीं बना था तो फिर ये साइन है कि वो फेक बिल बना है। आप सोचो ना, अगर किचन ऑर्डर टिकट बना ही नहीं, मतलब किचन तक बात पहुंची ही नहीं, भाई किचन तक जब बात पहुंची नहीं तो आपने खाना दिया कैसे फिर। तो मतलब इंटरनल कंट्रोल में कमियां हैं। फिर इंटरनल कंट्रोल का थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो होटल इंडस्ट्री में जो टैक्सेस आप कलेक्ट करते हो कस्टमर से, वो टैक्सेस आपने पे किया है कि नहीं किया है, वो हम चेक करेंगे। तो 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पिलीफ्रेजिंग, दूसरा किचन ऑर्डर टिकट्स और तीसरा टैक्सेस। नेक्स्ट जो पॉइंट है रूम सेल्स एंड हॉल बुकिंग्स। तो बेसिकली हम यहाँ पे यही चेक करेंगे कि प्रॉपर जितने भी हॉल्स बुक हुए हैं, रूम सेल हुआ है, उसका प्रॉपर कैश कलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट, ऐसा तो नहीं है कि आप नॉर्मल चार्ज कुछ और करते हो और चार्ज आपने कुछ और किया, मतलब आपके रेट्स कुछ और होते हैं बट आपने एक्चुअली में चार्ज कुछ और किया। मतलब नॉर्मली आप रूम का किराया जो आपका है हर दिन का 1000 रुपये है, बट आपने 500 रुपये चार्ज किया, आपने अपने स्टैंडर्ड रेट से भी कम चार्ज किया। तो क्यों चार्ज किया, तो ये भी ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा। और फिर ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए हैं क्या हॉल्स बुकिंग के और अदर प्रेमाइसेस के फॉर स्पेशल पार्टीज़। तो कुछ स्पेशल पार्टीज़ होती है तो पूरे पूरे हॉल्स बुक हो जाते हैं, तो उसको ऑडिटर चेक करेगा क्या उसका अलग से रिकॉर्ड मेंटेन है क्या, और क्या उसका पैसा रिकवर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सब ऑडिटर चेक करेगा। इन्वेंट्रीज तो ऑडिटर चेक करेगा। इन्वेंट्रीज मतलब अब होटल इंडस्ट्री के लिए इन्वेंट्रीज क्या होती हैं, फूड बेवरेजेस, तो ये सारी चीज़ें ऑडिटर चेक करेगा। उस पर इंटरनल कंट्रोल्स है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करेगा इन्वेंट्रीज प्रॉपर लॉग्ड है कि नहीं है और एक प्रॉपर सेफ कस्टडी में है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑडिटर देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट में यही सारी चीज़ें हैं। फिक्स एसेट की डिटेल्स देखेगा। अकाउंटिंग पॉलिसी होटल क्या फॉलो कर रही है वो देखेगा। और जो भी बड़े बड़े खर्चे होते हैं जैसे रिपेयर्स, रेनोवेशन, रीडेकोरेशंस, तो उसको रेवेन्यू माना जा रहा है कि नहीं माना जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े जैसे अब जो जैसे तो ये सब तो छोटे मोटे रिपेयर्स हैं, रिपेयर्स, रेनोवेशंस, तो ये सब रेवेन्यू खर्चे हैं। बट जो बड़े बड़े खर्चे हैं जैसे मेजरली आपने कोई बहुत बड़ा ऑल्ट्रेशन कराया, एडिशंस कराया, तो वो सारे खर्चे आप कैपिटलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑडिटर बेसिकली यही देखेगा कि जो छोटे मोटे खर्चे हैं क्या वो P&L में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और जो बड़े खर्चे हैं जैसे आपने बहुत बड़ा रेनोवेशन करा दिया, ठीक है, तो वो सारे खर्चे कैपिटलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वो अकाउंटिंग, थोड़ा सा अकाउंटिंग एस्पेक्ट आ गया यहाँ पे। कैजुअल लेबर, तो लेबर का आप हिसाब किताब कैसे करते हो, वो सारी चीज़ें ऑडिटर चेक करेगा। ट्रैवल एजेंट्स एंड शॉप्स, तो जैसे होता नहीं कि होटल्स की बुकिंग आजकल ऐप्स आ गए ना, जैसे पेटीएम है, अगोडा है, तो इसके थ्रू होता है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि क्या उस ट्रैवल एजेंट से आपको पैसा वापस आ गया कि नहीं आ गया। तो वो पहले पेटीएम पैसा ले लेता है, फिर पेटीएम बाद में रीइंबर्स करता है उस होटल वाले को, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि उस ट्रैवल एजेंट से आपको पैसा रिकवर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, कमीशन वगैरह कटवट के पैसा आपको मिल गया कि नहीं मिल गया। तो देखिए होटल की ऑडिट में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंटरनल कंट्रोल, दूसरा रूम सेल्स एंड हॉल बुकिंग्स, तीसरा इन्वेंट्रीज, चौथा फिक्स एसेट, पांचवा कैजुअल लेबर, लास्ट है ट्रैवल एजेंट्स एंड शॉप्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग है ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये है कि हमने एक सोसाइटी बना ली है और हम कुछ लोग ने मिलकर, जैसे मान लेते हैं 5 लोग ने मिलकर सोसाइटी बना ली है। क्यों? क्योंकि उनको कॉमन पर्पस है, कॉमन मोटिव है। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं पंखा बनाता हूँ, जो हैंड फैन होता है ना, हैंड फैन, वो बनाता हूँ मैं अकेले, ठीक है। हाथ से उसको बीनता हूँ, जो भी है उसको बोलते हो, जो भी हो, तो मैं हाथ से बनाता हूँ उसको। अब मैं अकेला आदमी कितना बना पाऊँगा हाथ से, एक दिन में 5। अब उसका बहुत मिलता भी नहीं है। मान लेते हैं एक हैंड फैन 20 रुपये का बिकता है मार्केट में, ठीक है, तो मुझे बनाने में पड़ता है 15 रुपये, ठीक है, और मैं रोज़ का 5 बनाता हूँ, तो मेरी रोज़ का प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपये
हर फ़ैन पे 5x5 25 रुपये का मैं रोज़ कमाई करता हूँ, ठीक है, 25 रुपये की। तो महीने की कमाई मेरी होती है, कुछ मोटा मोटी मान लेते हैं 750 से 800 रुपया, चलो ठीक है 1000 मान लेते हैं मोटा मोटी। अब सोचो 1000 रुपये में आजकल क्या होगा, ठीक है। तो मैंने एक आइडिया निकाला, हम लोग 5 लोग थे जो ऐसा ही काम करते थे, हम लोग 5 लोग मिल गए और हमने छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट जोड़ लिया, मतलब हमने सबने मिल के 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है। 25,000 रुपये इन्वेस्ट हो गया, तो हमने 25,000 रुपये की एक मशीन ले आई, मशीन खरीद ली जो यही हैंड फैन बनाएगा और अच्छी क्वालिटी का बनाएगा, थोड़ा फैंसी बनाएगा। तो हमने क्या किया, 25,000 रुपये कंट्रीब्यूट किया 5 लोग ने मिल के। अब वो हैंड फैन बनाएगा, ठीक है, वो मतलब फ़ैन बनाएगा और अच्छा होगा क्वालिटी में भी और अच्छा भी, मतलब फैसिनेटिंग होगा, उसकी कॉस्ट भी कम आएगी और हम उसको ज़्यादा रेट में बेच भी पाएंगे। तो अब इससे क्या हुआ, सबका फ़ायदा हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए जहाँ हम लोग एक दिन का 5 बना रहे थे, वहाँ वो मशीन एक दिन का 100 बनाएगा और ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा हमें, तो यहाँ पे 5 का फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक ऑटोनॉमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो आपस में मिलते हैं टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स, ठीक है। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ठीक है, ठीक है। तो ऑडिट एज पर सेक्शन 17, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट एज पर सेक्शन 17 होती है। इसमें कुछ 3 पॉइंट है। पहले तो एक टर्म आपको समझना पड़ेगा, रजिस्ट्रार कौन होता है। तो रजिस्ट्रार बेसिकली कुछ नहीं, जैसे मान लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, 5 लोग ने मिलकर पैसा कंट्रीब्यूट किया, 5,000 रुपये, 25,000 रुपये कंट्रीब्यूट हो गए। तो उसी में जो 5 में जो सबसे पढ़ा लिखा होता है ना, उसी को बोलते हैं रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार का काम कुछ नहीं है, रजिस्ट्रार मतलब बेसिकली जो सारी फॉर्मेलिटीज़ करेगा। तो आपने सोसाइटी बना ली, तो भाई कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी होती है, लीगैलिटीज़ भी कुछ होती हैं, पेपर वर्क भी कुछ होता है। तो वो सारा पेपर वर्क कौन करेगा, तो वही जो 5 में जो होशियार आदमी होगा, जो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा, उसी को बोलते हैं रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार कुछ नहीं, बस एक बंदा है जो सारी ड्यूटीज़ करता है, सारी फॉर्मेलिटीज़ करता है। तो रजिस्ट्रार का काम है कि वो ऑडिट कराए, ठीक है, हर साल सोसाइटी की ऑडिट कराए, कौन, रजिस्ट्रार। अब ऑडिट जब होगी तो ऑडिटर बेसिकली अपने ऑडिट के दौरान ओवरड्यू डेट्स को चेक करेगा, वैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटीज़ को चेक करेगा, ठीक है। और रजिस्ट्रार चाहे तो सोसाइटी के बुक्स पेपर का एक्सेस ले सकता है, उसको देख सकता है, ठीक है। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं। तो ध्यान रखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट एज पर सेक्शन 17 होती है। इसमें 3 पॉइंट है कि रजिस्ट्रार ऑडिट कराता है, ठीक है। रजिस्ट्रार कौन होता है, जो बंदा ऑथराइज होता है, जो सारे फॉर्मेलिटीज़ और सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है। ऑडिट में ध्यान रखिए, ऑडिटर क्या क्या चीज़ें मोटा मोटी चेक करेगा, ओवरड्यू डेट्स को चेक करेगा, एसेट और लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन चेक करेगा, वो सही से है कि नहीं है। और रजिस्ट्रार चाहे तो एक्सेस ले सकता है, बुक्स पेपर का एक्सेस ले सकता है, उसको देख सकता है। तो ये सारा था आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। चलिए, तो मैं ये ऑडियो यहीं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। सो मैंने पेज नंबर 60 तक आपका रिवाइज़ करा दिया, ठीक है। आपका रिवीजन पेज नंबर 60 तक हो गया है। अब यहाँ से ज़्यादा कुछ बच नहीं रहा है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ से 60 तक रिवाइज़ हो चुका है, तो सिर्फ मोटा मोटी 20 पेज बच रहा है। तो मेरे ख्याल से एक ऑडियो और मुझे लगेगा, ठीक है, और फिर ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मुझे एक ऑडियो और लगेगा। तो ये आपका ऑडियो नंबर 3 है। ऑडियो नंबर 4 एक लास्ट बनेगा, फिर ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। चलिए, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए, वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू।